सो हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे NIOS क्लास 12 का। सब्जेक्ट था हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री सब्जेक्ट से हमने चैप्टर नंबर लिया था 8। इस चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ रहे थे 750 से 1200 के मध्य भारत का परिदृश्य। इसी चैप्टर के क्रम में यह इस चैप्टर का भाग 2 है। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं आगे क्या क्या बातें रह गई थी जो हमें समझनी थी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ये समझ चुके थे कि उत्तर भारत में एक गुर्जर प्रतिहार वंश है, एक पाल वंश है और दक्षिण भारत में एक राष्ट्रकूट वंश है। इन तीनों के बीच में एक संघर्ष होता है जिसका नाम त्रिपक्षीय संघर्ष था, और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में फाइनली जो विजय होती है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की होती है। और ये किस चीज के लिए थी युद्ध? ये था कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने के लिए। तो यहां तक तो हम लोग इस पूरी कहानी को समझ चुके थे। इसी के साथ हमने अब इस वाले वीडियो में क्या समझना है कि दक्षिण भारत की ही एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो 750 से 1200 ईस्वी के मध्य में अस्तित्व में आती है, हमें देखने को मिलती है। और इसी शक्ति का नाम है चोल वंश। जिस तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, ये लोग तो उत्तर भारत की शक्ति है। मतलब इस रेड लाइन से ऊपर वाला एरिया जो है, मोटे मोटे तौर पर अगर समझे तो कुछ ऐसा ही। इधर वाले एरिया पे आपने देख लिया था गुर्जर प्रतिहार वंश था, इधर पर ये कन्नौज है, और इधर पे था आपका बंगाल वाला एरिया, और यहाँ पर था आपका पाल वंश। इस वाले एरिया पर यहाँ पर था आपका राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों के बीच में एक युद्ध होता है इस कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने को लेकर, ये आप समझ चुके थे। इसी समय अगर भारत के हम दक्षिण में आए, मतलब और नीचे की साइड आए और नीचे की साइड आकर देखें, तो दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में हमें इस समय पे देखने को मिलता है। तो 3 शक्तियां कौन कौन सी थी? यहाँ पर हमें एक शक्ति देखने को मिलती है, इसका नाम है चोल वंश। मतलब नक्शे में जो कलर ग्रीन कलर से जो एरिया हाईलाइट करा हुआ है वहां पर चोल वंश का एरिया था। ठीक है, जो ब्राउन कलर से हाईलाइट कर रखा है वो वाला एरिया था पांड्य वंश का। और जो ब्लू कलर से है ये था आपका चेर वंश का। तो दक्षिण भारत की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जिसमें चोल वंश है, पांड्य वंश है और चेर वंश है। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है चोल वंश के बारे में, क्योंकि इन तीनों शक्तियों में से ये चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश, इन तीनों में से जो सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में हमें देखने को मिलती है तो वो थी चोल वंश। तो हम लोग इस चोल वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। और जैसा आप नक्शे में देख रहे हैं कि चोल वंश का एरिया एक
ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो चोल वंश को लेकर हमारे पास कुछ बातें हैं कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। पहले अगर आज हम लोग इस बारे में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारी किताबों में ये बात लिखी हुई है, हम सब लोग जानते हैं, तो ये सब डिटेल हमें कहाँ से मिली है? कुछ तो ऐसे एविडेंस होंगे, कुछ सबूत होंगे जिनके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने इन बातों को समझा है। तो देखो, इसकी जानकारी के अगर हम मुख्य तौर पर देखें, मोटे मोटे तौर पर, तो हमारे पास दो सोर्स हैं। अब ये दो सोर्स कौन कौन से हैं इनको देखो। एक है साहित्यिक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत, और दूसरे हैं हमारे पास शिलालेख, अभिलेख या पुरातात्विक स्रोत। अब ये साहित्यिक स्रोत का क्या मतलब है? अगर कोई बात किसी किताब में लिखी हुई है, अगर किसी किताब के अंदर कोई बात लिखी हुई है, किसी समय को लेकर कोई इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो ये लिखी हुई बातें हैं। ये क्या है? लिखी हुई बातें हैं किताबों में, साहित्यों में। तो ये किसका अंग मानी जाएंगी? साहित्यिक स्रोत का। अब दूसरी तरफ आती है शिलालेख, मतलब पत्थरों पर खुदाई करके लिखी बात। अभिलेख किसी भी ठोस वस्तु पर लिखी बात। जैसे मान लो कोई लोहे का स्तंभ है, ये जिसे आप पिलर भी कहते हैं, यहाँ पत्थरों की पर खुदाई करके, मतलब कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसका कुछ बना रखा है सिस्टम, कोई चीज बना रखी है और उस पर बातें खुदाई करके लिखी हुई हैं, और इन्हीं बातों को पढ़ करके कुछ जानकारी हमें उस समय के बारे में भी मिल जाती है। शिलालेख का मतलब ये हुआ। अभिलेख का मतलब भी लगभग ऐसी हुआ, किसी भी ठोस चीज पर, जैसे लोहे का कोई खंभा है, उस समय का कोई पिलर है, कोई स्तंभ है, और उसमें राजा महाराजाओं ने कोई बात लिखी हुई है, तो उन बातों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ जानकारी किसी चीज के बारे में भी रहती है, तो वो हुआ अभिलेख। पुरातात्विक में आ गया सारे पुराने तत्व, मतलब प्राचीन काल की कोई भी चीज हमें मिली है और उन चीजों का अध्ययन करा गया है, उन्हें समझा गया है, और उसके आधार पर इस बात को समझा गया है कि समय की क्या जानकारी थी। तो हम लोग देख रहे थे चोल वंश। चोल वंश की जानकारी के मैंने आपको बताया, हमने ब्रॉडली, हमारे पास दो सोर्सेस हैं, दो स्रोत हैं इसकी जानकारी के। एक तरफ था साहित्य और एक तरफ था शिलालेख, अभिलेख या पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में लिखी हुई बातें हैं, और ये किताब जो हमें जानकारी देती है इस समय की, ये किताब नहीं है, ये किताबों का समूह है, और इसमें मोस्टली 5 किताबें मानी गई थी। ठीक है, इनको कहा गया था संगम साहित्य, संगम साहित्य या संगम काल।
उस समय के जो कवि लोग थे, रचनाकार थे, पोएट थे, उन लोगों ने कुछ बातें, कुछ कहानियां, कुछ पोयम इन किताबों में लिखी हैं। उन सबको पढ़ा गया, समझा गया, तब जाके हमें एक चोल वंश की जानकारी इस किताब से मिल जाती है, इन किताबों से। जैसे मैंने आपको बताया 5 किताबें हैं, 5 में से अभी खाली 3 ही अवेलेबल हैं, 2 अब अवेलेबल नहीं है। तो इन किताबों को पढ़ा गया, इनमें से जो बातें समझी गई और उसी के आधार पर एक चोल वंश की जानकारी यहाँ से भी मिलती है इन किताबों से। दूसरी बात, शिलालेख, अभिलेख या पुरानी चीजें। जैसा मैंने आपको बताया, पत्थर पर खुदाई करके लिखी हुई बातें, इस तरह की बातों से हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। और इसका एक उदाहरण हमारे पास है, अशोक का शिलालेख। इससे भी हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो हम देख रहे हैं चोल वंश। चोल वंश की जानकारी के हमारे पास 2 स्रोत हैं। 2 स्रोतों में हमने एक रखा साहित्यिक स्रोत, एक रखा हमने शिलालेख, अभिलेख या पुरातात्विक, या मोटे तौर पर कहें तो पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर मैंने आपको समझाया कि लिखी हुई बातें आ जाती हैं जो कोई किताब पर लिखी हो, और जो ये किताबों वाली बात है इसको कहा गया है संगम साहित्य, संगम काल। और इस संगम साहित्य में 5 किताबों का समूह था। इन 5 में से 3 अभी अवेलेबल हैं, बाकी 2 नहीं है। तो इन 5 में से जो 3 किताबें, इनको पढ़ करके संगम काल में हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है। दूसरी हमें चोल वंश की जानकारी शिलालेख, अभिलेख और पुराने तत्वों से मिलती है, जिसमें एक उदाहरण हमने लिया अशोक का शिलालेख। इसमें भी चोल वंश का उल्लेख है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि जो साहित्यिक स्रोत में हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है, और जो इधर पुरातत्व में हमें चोल वंश की जानकारी मिलती है, इन दोनों के बीच में नाम एक ही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं मिल रहा है। मतलब एक जैसी सिमिलैरिटीज नहीं मिल रही हैं कुछ एक बातों को लेकर। जैसे अगर हम संगम साहित्य के हिसाब से बोले तो यहाँ पर इसका संस्थापक, इस वंश का संस्थापक हमें कौन बताया जाता है? उरव, हरे, इलन, जेती, चेन्नी। उरव, हरे, इलन, जेती, चिन्नी। चोल वंश का संस्थापक ये बताया जाता है संगम साहित्य के हिसाब से। वहीं पर अगर हम शिलालेख, अभिलेख और पुरातत्व स्रोत की बात करें तो वहां पर हमें चोल वंश का संस्थापक कौन बताया जाता है? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक उरव, हप्परे, इलन, जेती, चिन्नी। ये है संगम साहित्य या किताबों के अनुसार। शिलालेख, अभिलेख या पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर देखें तो चोल वंश का संस्थापक हमें विजयालय देखने को मिलता है। तो चोल वंश के बारे में जो प्रथम लाइन आपकी किताब में लिखी हुई है कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय है, उसकी संबंध हमें संगम साहित्य वाले चोल वंश से नहीं देखने को मिलती है। उसका मतलब यह है, और आपको समझना सिर्फ यही वाला है, संस्थापक विजयालय, आपको इस वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका उल्लेख नहीं है। वो मैंने आपको बात समझाने के लिए थोड़ा सा इसका जो बेसिक डिटेल था वो समझाया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए इसको हम देखते हैं।
चोल वंश। इसका संस्थापक कौन? क्योंकि हम संगम साहित्य या संगम काल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका संस्थापक हो जाता है विजयालय। विजयालय, ठीक है, इसका संस्थापक होता है विजयालय। किंतु इसी वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना गया, इसी वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना गया, वो माना गया आपका राजराजा फर्स्ट, प्लस इसका जो बेटा है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट। तो दोबारा से समझिए, चोल वंश का संस्थापक विजयालय, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना गया वह राजराजा प्रथम को माना गया, क्योंकि राजराजा प्रथम ने ही इस चोल वंश के साम्राज्य को बहुत बड़ी सीमा तक फैलाया, जिसको अगर हम कहें तो उन्होंने इसका साम्राज्य विस्तार करा, साम्राज्य विस्तार किया। मतलब एक समय पर चोल वंश एक छोटे से एरिया तक सीमित था, लेकिन उसको उन्होंने चारों दिशाओं में फैलाया और इस चोल वंश की टेरिटरी को बहुत बड़ा बनाया। तो इसी आधार पर वास्तविक संस्थापक का दर्जा राजराजा को दिया जाता है। राजराजा और उसके बाद जो उनका बेटा था राजेंद्र प्रथम, उन्होंने भी अपने पिताजी की तरह ही इस वंश के साम्राज्य को, इस चोल वंश के साम्राज्य को बहुत बड़ी सीमा तक फैलाया। तो पूरी कहानी क्या है वो हम इसी वीडियो में समझेंगे। तो पहले आप बेसिक बातें समझिए, ताकि आगे जो कहानी है वो समझने में आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय, वास्तविक संस्थापक राजराजा को माना गया, राजराजा प्रथम को, ये भी जरूरी है याद रखना, राजराजा फर्स्ट। राजराजा की तरह ही उसका जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, उसने इस वंश को बहुत, इसका साम्राज्य को फैलाया। अब पूरी कहानी दोबारा से इसमें देखते हैं क्या क्या कहानी है। अब जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे अपने नक्शे में, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये भारत है, ये पूरा विश्व का मैप है, और इसमें हम लोग टोटली देखेंगे दक्षिण भारत को। मतलब लगभग इससे ऊपर तो आपको मालूम था कि उत्तर भारत था, और हमने देखना ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया में आप देखिए कि चोल वंश ने, हम क्या पढ़ रहे हैं, चोल वंश, इस वाले एरिया में चोल वंश ने कहां पर अपना साम्राज्य विस्तार कर रखा था। ठीक है, तो लगभग चोल वंश तो कुछ इस वाले एरिया पे था जहां पर ये रेड दिखाया जा रहा है। लगभग इतने एरिया पर था चोल वंश। लेकिन इधर यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसको भी चोल वंश के सब लोगों ने जीता। ठीक है, ये श्रीलंका है। इस श्रीलंका को भी चोल वंश के लोगों ने जीता। ठीक है, इधर यहाँ पर ये आप समझिए, ये आपका म्यांमार है,
इसको भी चोल वंश के शासकों ने जीता। पीछे रेड रेड कलर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, कुछ लगभग इसी तरफ पर ये भी एक द्वीप है, इसका नाम था ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिखा रखे हैं छोटे छोटे से, ये भी द्वीप है, मतलब समुद्र के बीच में छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, ऐसे करके समझो। इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। इसको भी चोल वंश ने जीता। अब देखिए आप, चोल वंश शुरू तो यहाँ से हुआ, लेकिन ये वाला एरिया भी जीत लिया भाई, लक्षद्वीप, ये पूरा श्रीलंका भी जीत लिया, ये म्यांमार भी जीत लिया, ये अंडमान एंड निकोबार ये भी जीत लिया, प्लस यहां से लेकर के ये पूरा ये जो पूरा एरिया है, ये यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर है बंगाल, जहां पर लिखा है बंगाल वहां पर नहीं है, जहां पर ये एरो करके दिखाया भारत के अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया भी जीता। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको सारा आगे जो कहानी है इसका तभी समझ में आएगा। पहले मोटे मोटे तौर पर इसको देखिए। प्लस इधर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तुंगभद्रा नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी। और यहाँ पर है आपका एंड में, बिल्कुल आप इसे अगर देखें तो यहाँ पर आपका एंड में आ जाता है कन्याकुमारी। ध्यान रहे जहां पर मैं लिख रहा हूं वहां पर लोकेशन नहीं, मैंने वो हाईलाइट करके बता रही है। तो लगभग ये वाला एरिया भी, और इन्हीं के बगल में यहाँ पर ये रेड के बगल में ये देखो, मैंने ये डार्क येलो कर दिया जो कलर यहाँ पर था, इनके यहाँ पर बगल पे, बिल्कुल हम आसान भाषा में धीरे धीरे समझेंगे बातों को। ये वाला एरिया जो ये मैंने पॉइंट पॉइंट करके दिखा दिया है, ये एरिया था पांड्य वंश का। इसको भी चोल वंश ने जीत लिया। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत की कितनी महत्वपूर्ण शक्ति बनती जा रही है, जिसने लगभग पूरा दक्षिण भारत तो जीता ही जीता, साथ ही साथ एक बाहरी देशों में भी कई जगहों पर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी, जिसमें श्रीलंका आ जाता है, आपका म्यांमार आ गया है। तो इसी तरह की बातें आप देख रहे हैं कि इन्होंने भारत की सीमा से बाहर निकल करके भी, जो बाउंड्री लाइन है उसके बाहर भी इन्होंने बहुत सी जगहों पर अपना शासन स्थापित करा। तो ये तो टोटली ये ओवरऑल पूरे चोल वंश की एक तरह से सक्सेस का चार्ट है कि उन्होंने भारत के किन किन क्षेत्रों पे अपना सत्ता स्थापित करा, और भारत के बाहर भी इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी सत्ता स्थापित करी। अब हमने इस वीडियो में क्या पढ़ना है, जैसा हम देख रहे कि भाई श्रीलंका जीत लिया, लक्षद्वीप जीत लिया,
म्यांमार जीता, अंडमान निकोबार जीता, इधर बंगाल तक जीत गए। तो ये सब कौन कौन जीत रहा है? एक ही राजा के बस का काम तो है नहीं है, इसमें कई राजा होंगे, इसी वंश के होंगे, सब चोल वंश के ही, ठीक है, होंगे सब चोल वंश के ही। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि कौन से राजा ने इस वंश के कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करा और कहां पर उन्होंने कौन सा एरिया जीता। ठीक है, तो चलिए अब हम ये चीजें समझते हैं। तो जरा एक बार दोबारा आप इस पे ध्यान लगाएं। हमने भी कहा कि हमने पढ़ना है ये चोल वंश का, हमने स्टार्टिंग पढ़ना शुरू करा था, तो हम चोल वंश पढ़े। इसमें हमने देखा संस्थापक विजयालय था। अब इस विजयालय को तो संस्थापक कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक राजराजा प्रथम को कहा जाता है। तो राजराजा प्रथम ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य करे हैं, हम उनको देखते हैं। राजराजा प्रथम, इसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, चलो एक बार उसको देखते हैं। ठीक है, चोल वंश में जल सेना बनाने का श्रेय इन्हीं को, चोल वंश में एक जल सेना बनाई गई, मतलब एक ऐसी फौज जो पानी में जाकर के युद्ध करेगी। जैसा आज आप देखते हैं हमारी इंडियन नेवी होती है, हमारी क्या सभी देशों की होती है, एक ऐसी फौज जो नौसेना का कार्य करती है, मतलब नाव में बैठ करके नदियों में तो नहीं, समुद्रों में, पानियों में चल के वो लोग युद्ध करते हैं। ठीक है, तो वैसी ही जल सेना की शुरुआत किसने करी थी? राजराजा प्रथम ने। और इसी जल सेना के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय हासिल करी थी। ठीक है, और जैसा आपने अभी यहाँ पर देखा इससे पहले वाले उसमें स्लाइड में कि इन्होंने लगभग पूरे भारत पर, दक्षिण भारत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। तो उसी के साथ साथ जो इन्होंने ये, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर नक्शे में देखेंगे तो आपको ये बात दिखेगी। इसको हम नक्शे में देखते हैं, एक मिनट, इंडिया के नक्शे के हिसाब से। तो अब अगर आप इसको इस नक्शे में देखें, यहाँ पर चोल वंश था, यहाँ से करते करते इन्होंने इस वाले एरिया को जीता, इधर पूरा जीत करके लगभग कुछ इस हिसाब से इतना एरिया इन्होंने जीत लिया था। साथ ही साथ ये वाला एरिया भी जीता, जैसे मैं आपको भी नक्शे में बता दिया था, ये भी जीता, इधर भी जीता। ठीक है, ये श्रीलंका है, इसको भी जीत लिया था। तो आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ब्लू ब्लू कलर का आपको क्या दिख रहा है, ये सारा, ये जितना भी है ब्लू ब्लू कलर का, तो ये है आपकी पानी, ये भी पानी है। तो अभी आपको बताया कि राजराजा प्रथम ने जल सेना बनाई थी अपनी। अब वो नाव में बैठ करके श्रीलंका में जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, इधर ही नाव में बैठ करके इस वाले लक्षद्वीप में जा रहे हैं युद्ध करने को। ठीक है, इधर नाव में बैठ करके ही जो इनकी सेना है वो जारी है इस वाले एरिया पे, मतलब अंडमान एंड निकोबार में जीतने के लिए नाव में बैठ करके ही जा रहे हैं आपका
म्यांमार को जीतने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो राजराजा प्रथम ने राजराजा फर्स्ट ने एक अपनी नौसेना बनाई, उन्होंने नौसेना बनाई, या आप जिसे कह सकते हैं विशाल जल सेना बनाई, विशाल जल सेना बनाई। और इसी जल सेना के माध्यम से आगे चल के जो चोल वंश के शासक आएंगे अपनी आगे की जीत भी इसी जल सेना के माध्यम से लेंगे, क्योंकि शुरुआत तो इनके जो पूर्वज है राजा प्रथम, इन्होंने इस चीज को शुरू कर दिया है। तो इसीलिए ये कुछ कारण है जिस वजह से इनको वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो एक बात हुई। ठीक है बात। अब और देखते हैं राजराजा प्रथम के बारे में कि भाई राजराजा प्रथम ने और क्या क्या चीजें करी हैं। राजराजा प्रथम चोल वंश में जल सेना बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, और इनकी अपनी एक विशाल जल सेना भी थी। विशाल मतलब बिग, एक विशाल जल सेना भी थी। ठीक है, ये सब याद रखना। राजराजा प्रथम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बात। तमिलनाडु में मतलब इसी वाले एरिया में जहां पर इस वाले एरिया में जहां पर रेड रेड दिखा रखा है, यहीं पर से चोल वंश की शुरुआत हुई थी ना। तो इसी जगह पर तमिलनाडु है। अगर आज आप नक्शे में देखेंगे, और इसी तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है तंजौर। इस तंजौर में राजराजा प्रथम ने एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर बनवाया। शिव जी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? राजराजा प्रथम ने। ये बात आपको भूलनी नहीं है। और इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है राजेश्वर मंदिर, या बृहदेश्वर मंदिर, या बृहदेश्वर मंदिर। राजराजा प्रथम ने चोल वंश में जल सेना शुरू करी, बनाई, और इसलिए खुद की अपनी एक विशाल जल सेना थी। राजराजा प्रथम ने तमिलनाडु में तंजौर में शिवजी का एक मंदिर बनाया, और इस मंदिर का नाम है राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ध्यान रहे अभी हम लोग राजराजा प्रथम के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ और बातें राजराजा प्रथम को लेकर। श्रीलंका, मतलब अगर ये भारत का नक्शा है तो यहाँ पर ये आ जाता है हमारा श्रीलंका वाला एरिया। तो ये श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है, मतलब देखो जितना मैंने अब
पूरा वाइट कर दिया है आपको दिखाने के लिए, सिर्फ इतना भाग, तो इसे कहेंगे उत्तरी श्रीलंका। तो इस उत्तरी श्रीलंका पर विजय हासिल करी थी इन्होंने। श्रीलंका पर विजय किसने हासिल करी थी? राज राजा फर्स्ट ने या प्रथम ने। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि श्रीलंका पर मतलब आधा श्रीलंका, पूरा नहीं, ये आधा श्रीलंका, जितना रेड कलर से हाईलाइट करा है उसको कहेंगे उत्तरी श्रीलंका। इस पर विजय हासिल करी थी राजराजा प्रथम ने। तो जरा दोबारा से हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बातें बहुत आसान भाषा में और धीरे धीरे करके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में हमने चोल वंश को पढ़ रहे हैं। इस चोल वंश में हमने देखा कि चोल वंश का साम्राज्य बहुत बड़ा फैला, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला। दक्षिण भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी इन्होंने कई देशों पर अपनी सत्ता फैलाई थी। उसका हमने भारत के नक्शे में देखा, जिसमें हमने श्रीलंका देखा, म्यांमार देखा, इधर हमने अंडमान निकोबार देखा, उधर लक्षद्वीप देखा। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी। इस चोल वंश का जो हमने संस्थापक बताया वो कौन था? विजयालय। एक बात ये, विजयालय संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक राजराजा प्रथम को बोला गया। तो भाई वास्तविक संस्थापक का दर्जा अगर राजराजा प्रथम को दिया जा रहा है तो इसने कुछ काम भी करे होंगे इस तरह के। तो हमने राजराजा प्रथम के बारे में पढ़ना शुरू करा। तो राजराजा प्रथम का सबसे बड़ा जो योगदान है चोल वंश में वो यह है कि इन्होंने एक विशाल जल सेना बनाई। तो जल सेना की नींव डालने वाले, मतलब इसकी शुरुआत करने वाले कि जल सेना नाम की भी कोई चीज हो सकती है, वो बनाई किसने? राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने ही तमिलनाडु में एक तंजौर नाम की जगह में शिव जी का एक मंदिर बनाया और जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। श्रीलंका पर, जैसा मैंने आपको नक्शे में दिखाया, तो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर राजराजा प्रथम ने विजय हासिल करी थी। तो यहाँ पर बातें खत्म होती हैं किसको लेकर? राजराजा प्रथम को लेकर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वास्तविक संस्थापक का दर्जा तो राजराजा प्रथम को दिया गया था, लेकिन राजराजा प्रथम की तरह ही इनका जो पुत्र था, इनके पुत्र का नाम क्या था? राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम। इन्होंने भी बहुत कीर्तिमान हासिल करे और अपने पिताजी की तरह ही इन्होंने भी अपने साम्राज्य को विस्तार किया। तो अब हम पढ़ेंगे राजराजा प्रथम के बेटे राजेंद्र प्रथम के बारे में। ठीक है, तो चलिए राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में कि भाई चोल वंश में इनका क्या योगदान है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रथम कौन है? राजा प्रथम के पुत्र हैं। अगर भारत के नक्शे को देखें तो कुछ इस वाले एरिया से तो ये चोल वंश की शुरुआत हो रही है। आधा श्रीलंका इनके पिताजी ने जीत लिया था। इधर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका आ जाता है आज की तारीख में। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश
इसी को आप उस समय पूरा बंगाल कहा जाता था संयुक्त रूप से, जिसमें ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल आता था। तो छोड़ो, आपको वो नहीं समझना, बस ये देखो कि यहाँ पर है बंगाल टोटल। अब यहां से लेकर के यहाँ तक पूरा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और बंगाल तक सीमा बना दी इन्होंने। मतलब अब बंगाल तक चोल वंश का शासन आ गया है। कहाँ? ये लोग भारत के दक्षिण कोने, मतलब इधर कन्याकुमारी है, इधर कन्याकुमारी है, और कहाँ? ये बंगाल है। तो बंगाल तक जीतने को, मतलब बंगाल को जीतने का जो श्रेय है, बंगाल पर विजय हासिल करी। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर विजय हासिल करी, और जिस समय इन्होंने बंगाल पर विजय हासिल करी, ध्यान रखें, जिस समय इन्होंने बंगाल पर विजय हासिल करी, तो इस समय बंगाल पर कौन था? पाल वंश या पाल शासक। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर विजय हासिल करी या बंगाल तक अपने साम्राज्य को फैलाया, और जिस समय इन्होंने बंगाल पर विजय हासिल करी, उस समय बंगाल पर कोई ना कोई तो राजा रहा होगा जिनको इन्होंने हराया है। तो उस समय वहां पर पाल वंश का शासक था। ठीक है, इसका नाम है मणिपाल। तो मणिपाल को हरा करके ये बंगाल पर विजय हासिल कर लेते हैं। कौन? भाई राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम को लेकर के एक बात तो हुई है। दूसरी बात, इस बंगाल विजय को लेकर के ही जब बंगाल विजय हासिल करी इन्होंने, तो बंगाल विजय पर बंगाल विजय प्राप्त करने पर, ध्यान से देखें, सवाल आपका इसी में से बनेगा। बंगाल विजय करने पर इन्होंने अपनी एक नई राजधानी बना दी, अपनी एक नई राजधानी बना दी, और इस राजधानी का नाम था गंगई कोंड चोल पुरम। तो गंगई कोंड चोलपुरम ये बना दी इन्होंने राजधानी। किस उपलब्धि के बाद? बंगाल विजय प्राप्त करने के बाद। ठीक है, और खुद एक अपनी उपाधि ले ली, स्वयं उपाधि धारण की, अपने को एक टाइटल दे दिया, एक नाम दे दिया, जिसका नाम था गंगई कोंड। क्योंकि आप सभी को मालूम है, जो गंगा नदी है वो अलग अलग प्रदेशों से होकर गुजरते हुए बंगाल तक पहुंचकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये गंगा का ही एक नदी है जो एक तरह से बंगाल से होकर के भी गुजरता है। तो बंगाल विजय पर उन्होंने स्वयं को गंगई कोंड की उपाधि दी, और इस गंगई कोंड का मतलब है गंगा विजेता। गंगा विजेता।
ठीक है, दोबारा से इसको देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश के एक प्रतापी राजा हैं। इनके पिताजी थे राजा प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने सबसे बड़ी उपलब्धि यह हासिल करी कि इन्होंने बंगाल पर विजय हासिल करी, और जिस समय इन्होंने बंगाल पर विजय हासिल करी तो उस समय बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था मणिपाल। मणिपाल था पाल वंश का शासक। एक बात, बंगाल विजय करने के बाद इन्होंने अपनी चोलों की एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम, और स्वयं इन्होंने एक उपाधि धारण करी जिसका नाम था गंगईकोंड। गंगईकोंड का मतलब गंगा विजेता। ये मैंने आपको समझा दिया गंगा विजेता किस हिसाब से है। ठीक है, कुछ और बातें राजेंद्र प्रथम को लेकर के। पूर्ण श्रीलंका विजय प्राप्त करी। जैसा कि आपने अभी देखा था कि जो ये मैंने आपको व्हाइट थी, अब ये इसको रेड कलर कर लेते हैं। तो ये जो श्रीलंका का इतना एरिया है, ये जो रेड कलर से दिखा दिया है, ये वाला एरिया तो इनके पिताजी ने जीत लिया था, जिसे हमने कहा था उत्तरी श्रीलंका। उत्तरी श्रीलंका तो इनके पिताजी ने जीत लिया था, मतलब राजा प्रथम ने। जो ये बाकी का श्रीलंका है, ये जो बाकी का श्रीलंका है, ये वाला भी इन्होंने जीत लिया। किन्होंने? राजेंद्र प्रथम ने। यहाँ पर आप देखिए, पूर्ण श्रीलंका विजय प्राप्त करी। किसने प्राप्त करी? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, और जिस समय इन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल करी तो श्रीलंका का कोई एक राजा रहा होगा भाई, तो हो नहीं सकता। तो वहां पर शासक था जिसका नाम था महेंद्र पंचम। तो महेंद्र पंचम को हरा करके इन्होंने पूरा श्रीलंका को जीत लिया था, और इस महेंद्र पंचम को इन्होंने डाल दिया था जेल में, और इसी जेल में इनकी 12 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। किसकी? इस महेंद्र पंचम की, जो पहले श्रीलंका का शासक था, जिसको हरा करके राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय हासिल करी थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोग पढ़ रहे हैं राजेंद्र प्रथम को लेकर के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ राजेंद्र प्रथम को लेकर कुछ और बातें देखते हैं भाई, क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से या जो हमारे सिलेबस में है। दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार। मतलब आप यहाँ पर देखिए, अगर ये भारत का नक्शा है इस लाइन से ऊपर, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कई बार कि ये हो गया आपका उत्तर भारत। उत्तर भारत में आप जानते हैं कि यहाँ पर तो वैदिक कल्चर या वैदिक एज हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की बातें देखी, कई ग्रंथ देखे, वेद देखे। तो वो सब चीजें तो उत्तर भारत में तो प्रिवेल कर रहे थे, लेकिन वैदिक शिक्षा जो है, वैदिक शिक्षा को अगर ये दक्षिण भारत में लाने का या इसको यहाँ पर एक तरह से फैलाने का जो क्रेडिट है या कार्य है, वो दक्षिण भारत में इस वैदिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए इसी राजेंद्र प्रथम ने, ध्यान रखें, इसी राजेंद्र प्रथम ने कुछ कार्य करे। क्या कार्य करे? इन्होंने दक्षिण भारत में एक मंदिर बनवाया,
और यहीं पर वैदिक शिक्षा से संबंधित कार्य या ज्ञान का कार्य किया जाता था। और इसीलिए राजेंद्र प्रथम की एक उपाधि हुई जिसे कहा गया पंडित चोल। तो पंडित चोल की उपाधि किसकी है भाई? याद रखें आप, राजेंद्र प्रथम की। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोगों ने अब राजेंद्र प्रथम भी पूरा पढ़ लिया। इसने बंगाल पर विजय हासिल करी, बंगाल के शासक मणिपाल को हराया। बंगाल विजय प्राप्ति करने पर इसने नई राजधानी बनाई जिसका नाम था गंगई चोलपुरम एंड स्वयं उसने एक उपाधि धारण करी, इसका नाम था गंगई कोंड, इसका मतलब है गंगा का विजेता। इसने पूरा श्रीलंका को जीता और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को इसने जेल में डाला और 12 वर्ष तक जेल में रहने के बाद इस महेंद्र पंचम की मृत्यु हो जाती है। दक्षिण भारत में इसने वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक मंदिर बनाया जहाँ पर इससे संबंधित कार्य करा जाता था, वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार का, इसीलिए इनकी उपाधि थी पंडित चोल की। ये बात खत्म होती है यहाँ पर ओके राजेंद्र फर्स्ट को लेकर के। थोड़ी सी और बात, ये व्हाइट वाला एरिया तो चोल वंश का है, आप देख रहे थे। इसी के बगल में हमने आपको बताया था एक पांड्य वंश का था एरिया। किसका था? पांड्य वंश का। इस पांड्य वंश को कैसे जीता गया थोड़ा सा देखते हैं। इसी राजेंद्र प्रथम का एक पुत्र था, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। राजेंद्र प्रथम का ही एक पुत्र था, आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रथम का जो पुत्र था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि टोटली नक्शे में पूरे चोल वंश ने किन किन एरियो पर अपनी जीत हासिल करी, फिर हम लोग उन एक एक शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, किन किन ने कौन कौन से एरियो को जीते और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करे हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम का पुत्र है यहाँ पर जिसका नाम है अधिराज। अधिराज, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने अपने बेटे को बोला इधर पर तो चोल है और ये वाला एरिया ये था पांड्यों का, यहाँ पर ये श्रीलंका है। तो राजेंद्र प्रथम ने अपने बेटे अधिराज को भेजा कहाँ? पांड्यों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कि पांड्य वंश वाला एरिया जीत के लाओ। और अधिराज जी गए पांड्य वंश की टेरिटरी पे और इस पे जीत हासिल कर ली। जीत हासिल। राजेंद्र प्रथम के पुत्र अधिराज को भेजा पांड्य वंश को समाप्त करने के लिए और अधिराज ने पांड्य वंश को पूरा खराब मतलब समाप्त करा। और अब ये वाला एरिया भी ये भी अब टोटली पांड्य वंश का बन गया। तो अधिराज ने अच्छा काम करा, पिताजी खुश हो गए। तो पिताजी ने इनको चोल पांड्य की उपाधि से नवाजा। बस अधिराज को लेकर के यही बात है। तो यहाँ पर आपने पूरी बातें देख ली, लगभग जो जो आपके सिलेबस में है इम्पोर्टेंट शासकों को लेकर के। थोड़ी सी और आगे आपको बात बता देते हैं कि हमने अभी पढ़ा क्या क्या है, उसी के क्रम में अभी हम लोग देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। हमने पढ़ा चोल वंश। इस चोल वंश में हमने सबसे पहले देखा संस्थापक था विजयालय। विजयालय के बाद कई राजा महाराजा आए होंगे। जो इम्पोर्टेंट आता है इसके बाद एक
उसका नाम था राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम के बारे में हमने देखा और इसी को इसका वास्तविक संस्थापक भी कहा गया था। राजराजा प्रथम का बेटा आया, वो भी इन्हीं की तरह प्रतापी भाई, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बारे में आपने देखा कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी थी। फिर राजेंद्र प्रथम ने अपने बेटे को भेजा जिसने पूरे पांडे वंश को चोल वंश में मिला दिया। इनका बेटा था अधिराज। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आपके सिलेबस में इतनी ही बात है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलता है जो अंतिम रूप से कहा जा सकता है कि भाई अच्छा शासक था इस वंश का। उसका नाम था कुलोत्तुंग। कुलोत्तुंग, और इसका समय था 1070 से लेकर के 1122 ईस्वी। कुलोत्तुंग के बाद कोई इतना इम्पोर्टेंट राजा आया नहीं। लास्ट में ये अंतिम महत्वपूर्ण है, और जो अंतिम आएगा वो आएगा राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड आएगा, और इसके बाद जो ये चोल वंश एक समय पर हमने देखा कि भारत के लगभग दक्षिण वाले क्षेत्र में पूरा शासन था इनका, और भारत के बाहर भी इन्होंने कई जगहों पर शासन करा हुआ था। ये शक्ति हमें पूरी एक सिमट कर रह जाता है, एक छोटा सा वंश, और धीरे धीरे कर ये चोल वंश समाप्त हो जाता है और इतिहास से इसका नामो निशान मिट जाता है। तो ये सब बातें थी जो हमने आज इस वाले वीडियो में समझी हैं। तो इसमें ये बताने का प्रयास करा गया है कि जो एक हमने देखा था गुप्तकाल, गुप्तकाल के बाद हमने एक पुष्यभूति वंश देखा। पुष्यभूति वंश के बाद हमने कुछ देखे, जैसे हमने यहाँ पर देखा आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, उत्तर में महत्वपूर्ण शक्ति के दृष्टिकोण से, और दक्षिण में हमने देखा चोल वंश। तो इससे यही बात देखने को मिलती है कि भारत में जो ये चैप्टर का नाम है हमारे, इसको अगर हम देखें 1175 सॉरी 750 से लेकर के 1200 ईस्वी, इस समय पर जो ये पूरा भारत है, चाहे उत्तर हो दक्षिण हो, ये छोटी छोटी शक्तियों में बढ़ चुका था, और ये सबके सब एक दूसरे से ही लड़ाई करने पे लगे रहते थे। दक्षिण में आपने देखा चोल, पांड्य, चेर, और उत्तर में आप देख चुके थे इधर गुर्जर प्रतिहार वंश था। यहाँ पर आपने दक्षिण देखा था राष्ट्रकूट वंश, इधर पाल वंश, इधर आयुध वंश, और भी कई वंश थे, गढ़वाल था वंश था, चाहमान वंश था, लेकिन वो आपके सिलेबस में दिखा नहीं रखा है, परमार वंश था। तो कहने वाली मोटी मोटी बात है कि 750 से 1200 ईस्वी वाला जो इस समय है, इस समय पर भारत के अंदर कई शक्तियां आती हैं, छोटे छोटे वंश आते हैं, ये सब आपस में युद्ध करने पे लगे रहते हैं, और इसका फायदा उठाते हैं विदेशी लोग, मतलब अरब लोग, मतलब मुस्लिम लोग। और इसी का फायदा उठा करके जो ये अरब हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये लोग आक्रमण करते हैं, और भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण या मुस्लिम शासन की शुरुआत हो जाती है। और अगर इसके बाद जैसा हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि यहीं पर से इसके बाद ही जस्ट दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है, जिसमें हम मोहम्मद गौरी के बारे में
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ेंगे किस तरह से मुस्लिम लोगों को, जो हमारे ही भारत के अंदर ये 750 से 1200 ईस्वी वाला समय है, इस बीच में जो छोटी छोटी शक्तियां हैं ये सब आपस में लड़ती रही, आपस में ही युद्ध करती रही, और इसका फायदा बाहर वालों ने उठाया, और धीरे धीरे करके ये मुस्लिम लोग, ये अरब लोग, ये लोगों ने ही भारत पे अपना शासन स्थापित कर लिया था, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इस तरह के वंश हम आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, इसके बाद वाले चैप्टर में। ठीक है, और वहीं से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है, और आपकी बुक में जो आपका मॉड्यूल 2 होगा वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तक था ये आपका प्राचीन भारत, जिसे आप एंशियंट इंडिया के नाम से जानते हैं। ये एंशियंट इंडिया का लास्ट पार्ट हो जाता है एक तरह से, और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे एक तरह से दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर, वहां से आपकी मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने इतनी बातें देखी हैं, और इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग जो ये 750 से 12 वाला समय है, इस समय पर शासन प्रशासन कैसा था, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक विकास किस हिसाब से हुआ, दक्षिण और पूर्व एशिया के साथ किस तरह के संबंध थे, तो उन सब बातों का अध्ययन करेंगे, और वो हम एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर देंगे, और उसके साथ ये वाला कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें थी, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ठीक है, इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।